Dear students, very good morning. Dear students, very good morning. आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के तहत कल वाले टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। कल हमने बात करी थी भारत में औद्योगिक नीति और उसका अर्थ, और साथ ही हमने बात करी थी औद्योगिक विकास के तहत जो भारत में नीतियाँ बनाई गई, उनमें पहली नीति जो 1948 में घोषित की गई थी, उसको लेकर के हमने विस्तार से चर्चा करी थी। आज हम उसके बाद नियोजन काल के दौरान दूसरी औद्योगिक नीति जो 1956 में लागू की गई थी, इसकी चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि नियोजन काल के बाद से ही औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता रही है, और इसी के तहत 1948 के बाद दूसरी औद्योगिक नीति तात्कालिक आवश्यकताओं, तात्कालिक उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए की गई। चूँकि 1948 की नीति एक तरह से देश के आर्थिक विकास के इतिहास में पहली नीति थी, इसमें कुछ कमियां रही। यद्यपि वह नीति देश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन फिर भी उसमें जो कमियां रही उनको दूर करते हुए 1956 में दूसरी नीति घोषित की गई। इस नीति के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने कहा कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद इन 8 वर्षों में भारत में काफ़ी औद्योगिक विकास तथा परिवर्तन हुए हैं। भारत का नया संविधान बना, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार और राज्य के प्रति निर्देशक सिद्धांत घोषित किए गए। प्रथम योजना पूर्ण हो चुकी है और सामाजिक तथा आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना मान लिया गया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी बातों और आदर्शों के प्रति बिंबित करते हुए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। अतः भारत की नवीन औद्योगिक नीति घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। उनके अनुसार अनेक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का समावेश करते हुए तत्कालीन समय के आवश्यकता के अनुसार नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई और वो घोषित की गई। इस औद्योगिक नीति के क्या क्या उद्देश्य रहे, जिसमें पहला है औद्योगिकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े उद्योगों का विकास तथा विस्तार करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार करना, एकाधिकार एवं आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण या संकेंद्रण को रोकना, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, आय व धन के वितरण की असमानताओं को कम करना, श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं में सुधार करना, औद्योगिक संतुलन स्थापित करना तथा श्रम, प्रबंध एवं पूंजी के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। ये मोटे मोटे इस दूसरी औद्योगिक नीति के उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसके बाद बात करते हैं कि इस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या रही। जहाँ तक प्रमुख विशेषताओं की बात है, इस नीति में भी प्रथम नीति की तरह उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। इसमें पहला उद्योगों का जो वर्गीकरण हुआ उसे 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी वे उद्योग जिनके निर्माण का पूर्ण दायित्व राज्य पर होगा। दूसरा, वे उद्योग जिनकी नवीन इकाइयों की स्थापना साधारणतः सरकार करेगी, लेकिन निजी क्षेत्र से ये आशा की जाएगी कि वह इस प्रकार के उद्योगों के विकास में सहयोग दे।
और तीसरा, शेष बाकी सभी उद्योग जिनकी स्थापना और विकास सामान्यतया निजी क्षेत्र के अधीन होनी है, इस नीति में इसका भी प्रावधान किया गया। और उद्योगों का वर्गीकरण करने के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई, जिसमें अनुसूची क, जो पहली अनुसूची बनाई गई उसमें 17 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसमें जिनके भावी विकास का संपूर्ण दायित्व सरकार का होगा। इस अनुसूची में सम्मिलित किए गए उद्योग मोटे तौर पे जैसे अस्त्र शस्त्र और सैन्य सामग्री निर्माण, अणुशक्ति, लौह एवं इस्पात, भारी ढलाई, भारी मशीनें, बिजली का सामान, कोयला, खनिज तेल, लौह धातु, तांबा, मैंगनीज, हीरे, सोने की खानें, सीसा, जस्ता से संबंधित जो खनिज पदार्थ, साथ ही वायुयान निर्माण, परिवहन, रेल परिवहन, टेलीफोन तार, रेडियो उपकरण, विद्युत शक्ति का जनन आदि आदि 17 उद्योग इस प्रथम अनुसूची में शामिल किए गए। और इन सभी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्र को ही दी गई, सरकार को ही दी गई। दूसरी अनुसूची बनाई गई, अनुसूची ख। इस अनुसूची में उपर्युक्त उद्योगों के अलावा कुछ उद्योग रखे गए जिनके विकास में सरकार उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी। सरकार इन नई इकाइयों की स्थापना स्वयं करेगी, लेकिन निजी क्षेत्र से यह आशा की गई कि वह भी इसमें सहयोग देगा। इस वर्ग में 12 उद्योग शामिल किए गए, जिसमें उपर्युक्त खनिजों के अलावा दूसरे खनिज, एल्यूमीनियम, अलोह धातुएं, मशीन औजार, लोह मिश्रित धातु, औजारी इस्पात, रसायन उद्योग, औषधियाँ, उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कोयले से बनने वाले कार्बनिक रसायन, रासायनिक घोल, सड़क परिवहन एवं समुद्री परिवहन शामिल था। इस अनुसूची में जो 12 उद्योग शामिल किए गए उनको एक तरह से मिश्रित क्षेत्र की संज्ञा दी गई, अर्थात सरकारी नियंत्रण के साथ साथ इसमें निजी क्षेत्र को भी एक सीमा तक भागीदारी देने की बात कही गई। इसके बाद तीसरी अनुसूची बनाई गई, अनुसूची ग। इसमें उन शेष उद्योगों को रखा गया जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 यानी क और ख में जिन उद्योगों को रखा गया उनके अलावा जो बचते हैं उनको इस तीसरी अनुसूची में रखा गया और इनके पूरी विकास की जिम्मेवारी निजी और सहकारी क्षेत्र को दी गई, लेकिन नियंत्रण सरकार का ही रहेगा। इस तरह से इसको निजी क्षेत्र की संज्ञा दी गई, यानी इस तीसरी अनुसूची में जो उद्योग हैं उनको निजी क्षेत्र की संज्ञा दी गई। इसके बाद पहला जो वर्गीकरण हो गया। दूसरा, इस नीति की विशेषता यह है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। लघु एवं कुटीर उद्योगों को इस औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ने, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होने तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए इस नीति में सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों की स्थापना करने की बजाय छोटे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, क्योंकि छोटे उद्योगों में कम पूंजी में अधिक रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहां पूंजी की कमी है, जहां बेरोजगारी है, वहां दोनों ही समस्याओं का समाधान कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना में है। इसलिए भारी उद्योगों की बजाय कुटीर एवं लघु छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही तीसरी विशेषता इस नीति की ये रही कि निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग की बात की गई। जैसा हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास अकेले सरकार के बूते नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार
के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी साथ लेकर के विकास को अधिक तेज और समन्वित विकास किया जा सकता है। इस बात की आवश्यकता वर्षों से महसूस की जाती रही और हर नीति में इस बात का ख्याल रखा गया कि औद्योगिक विकास अकेले सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र को भी उसमें भागीदार बना करके रोजगार के अवसर सृजित किए जाए, औद्योगिक विकास का ढांचा मजबूत किया जाए और इस तरह से देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों कंधे से कंधा मिला करके काम करें। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस नीति में इस बात पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है। इसके बाद अगली विशेषता के रूप में बात करते हैं कि निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक मानी जाती है, इसलिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विद्युत, परिवहन एवं अन्य तरह की सेवाओं के उद्योगों के विकास के लिए प्रयास किए और निजी क्षेत्र को ये एहसास करवाया कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ न्याय होगी और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उनके बारे में सरकार नीतियों का निर्माण करेगी और इन नीतियों के निर्माण के आधार पर वो स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के वो निवेश कर सकते हैं, उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। सरकार उन्हें सपोर्ट करेगी, उनके नीतियों का निर्माण करेगी और उन्हें जो संभव होगा उस तरह की रियायतें दी जाएंगी, चाहे वो करों में रियायत हो, चाहे वो बिजली, चाहे वो पानी या ज़मीन की बात हो, सभी तरह की रियायतें सरकार दे करके उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देगी। तो ये इस नीति की अगली विशेषता। इसके बाद एक विशेषता ये थी कि संतुलित औद्योगिक विकास। चूँकि स्वतंत्रता के बाद दूसरी औद्योगिक नीति थी, इसलिए ये कहा गया कि कृषि क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की बड़े पैमाने पर जनसंख्या खेती पर उस वक्त निर्भर थी, हालांकि आज भी बड़े पैमाने पर निर्भर है, और जिसके कारण खेती में जो छद्म रोजगार है, जिसको हम डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो आज भी पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये तय किया कि औद्योगिक नीति में इस बात का प्रावधान किया गया कि देश के सभी क्षेत्रों का समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि हम सभी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करें। और इसके तहत सरकार ने नीति में प्रावधान किया कि जिन क्षेत्रों में उद्योगों की संभावनाएं नहीं हैं, उन क्षेत्रों में भी उसकी संभावनाओं को तलाशा जाए और तलाश करके औद्योगिक विकास को सुनिश्चित किया जाए। और इससे न केवल रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो पाएगा और इससे आर्थिक असमानताएं कम होंगी, क्षेत्रीय असमानताएं कम होंगी, संतुलित विकास होगा और इससे देश का आर्थिक विकास संभव होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो इस नीति के तहत ये प्रयास किया गया। इसके बाद अगली विशेषता के रूप में आता है तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं। इस नीति में इस बात को भी स्वीकार किया गया कि औद्योगिक विकास का कार्यक्रम चलाने के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों की मांग बढ़ जाएगी, जिसके लिए सरकारी व निजी दोनों प्रकार के उद्योगों में प्रशिक्षण सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी तथा व्यावसायिक प्रबंधन प्रशिक्षण सुविधाओं को और अधिक विस्तृत किया जाएगा और अधिक बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए देश में मैनेजरियल एंड टेक्निकल कैडर की स्थापना करने की बात इस नीति में कही गई। तो कहने का तात्पर्य इस नीति में नवीनतम तकनीकी ज्ञान आधारित रणनीति बनाई गई और अधिक से अधिक तकनीकी का उपयोग कैसे हो, इस बात की भी इसमें व्यवस्था की गई। इसके बाद अगला जो इसकी विशेषता आती है वो है औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण। क्योंकि
हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ के प्रबंधन यानी उद्योगों में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच बहुत मधुर संबंध होने चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई तरह के कानून बनाए ताकि श्रमिकों को का शोषण नहीं हो और उनको उनका जीवन स्तर उठाने के लिए समुचित अवसर मिले। इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट निर्देश बनाए और उनको कुछ खास सुविधाएं, उनका वेतन संबंधी कानूनों में प्रावधान किए ताकि श्रमिकों का प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें। उससे औद्योगिक विकास अधिक सुनिश्चित होता है और इससे देश का आर्थिक विकास होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी देश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि उद्योगों के प्रबंधन और उनके श्रमिकों के बीच संबंध मधुर होना आवश्यक है। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि इस दूसरी औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने जो पहली औद्योगिक नीति 1948 में जारी की गई थी उसमें रही कमियों को दूर करते हुए इसे विस्तृत रूप से पेश किया और इसमें उन सब बातों का प्रावधान किया गया जो समय के अनुसार सरकार को महसूस हुई। औद्योगिक विकास के दौरान जो बाधाएं सरकार को महसूस हुई उन सब बातों को शामिल करते हुए इस नीति का निर्माण किया गया। इस तरह से दूसरी औद्योगिक नीति भी भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक दूसरे मील के पत्थर के रूप में साबित हुई। उससे देश का आर्थिक विकास तेजी से हो सका। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।